हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए करेंट अफेयर के सेशन में वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग करेंट अफेयर का सेशन नहीं छोड़ रहे हो। अगर छोड़ रहे हैं तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरी काम कर रहे हैं। प्लीज़ करेंट अफेयर एटलीस्ट आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर का मैं हर रोज़ कहती हूँ कि करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 30 से 35 करेंट अफेयर पूछा जाता है। तो करेंट अफेयर को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए करेंट अफेयर का क्लास कम से कम कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि बीपीएससी में, स्पेशली बीपीएससी में, एक तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। साइंस में भी पूछिएगा कौन सा सेक्टर का, तो बायोलॉजी, इसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन इक्का दुक्का रहता है। और करेंट अफेयर इन तीनों सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगा। फिर बिहार स्पेशल आप देख लीजिएगा, तो फिर थोड़ी बहुत कोई सब्जेक्ट देख भी लीजिएगा, नहीं भी देख लीजिएगा, एक नज़र देख भी लीजिएगा, तब भी काम चल जाएगा आप लोगों का। लेकिन ये 3-4 सब्जेक्ट है जिसमें पकड़ आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम इन सब सब्जेक्टों को इग्नोर नहीं कीजिए। आइए तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। भाजपा के नेतृत्व 18वीं लोकसभा 2024, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग? 18वीं लोकसभा इलेक्शन 2024। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में, कितने लोकसभा सीट है? 543। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552, ठीक है। तो 543 लोकसभा सीटों में से 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अकेले भाजपा ने कितना सीट जीता? अकेले भाजपा ने, तो अकेले बीजेपी ने 240 सीटें जीती है। कितनी? 240 सीटें, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी ने कितना सीट जीता है? तो 16। कितना? 16। और 12 सीटें जेडीयू ने जीता है। किसने जीता है? जेडीयू ने 12 सीटें जीता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ब्लॉक, जिसका फुल फॉर्म के इसका शॉर्ट नेम क्या है? इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये नया गठबंधन बना है पिछली बार 2024 वाले इलेक्शन में, तो मे भी आपसे इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या हुआ था। इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, ने 233 सीटें हासिल की। इंडिया ने कितनी सीटें हासिल की है? तो 233 सीटें, ठीक है। अन्य संसद के निचले सदन में 18 सीटें जीता। कांग्रेस ने कितना सीट जीता अकेले? तो कांग्रेस ने अकेले 99 सीट जीता है। कितने? 99 सीट, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीट जीती? तो 29 सीट। तृणमूल कांग्रेस वही जिसका सरकार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। डीएमके ने कितनी सीटें जीती? तो 22 सीटें। कितनी? 22 सीटें, ठीक है। और बीजेपी ने कितनी जीती है? तो बीजेपी अकेले 240 और कांग्रेस अकेले 99 सीट जीता है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी 37 सीट। कितने? 37 सीट, मुलायम सिंह वाले समाजवादी पार्टी, ठीक है। आइए देखते हैं कैबिनेट। मोदी कैबिनेट 3.0, ठीक है। क्या है? मोदी कैबिनेट 3.0 या 3.0 जो भी हो। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी 3.0 ने 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। कैबिनेट में कितने मंत्री थे? 30। कितने? 30, ठीक है। पीएम मोदी की नई मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं और इसमें एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना और अन्य 11 मंत्रियां शामिल हैं। वहीं 10 जून 2024 को मंत्रालय का आवंटन किया गया। आइए देखते हैं किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आगे भी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो राजनाथ सिंह को पिछले बार भी मंत्रालय उनको रक्षा मंत्रालय मिला था और इस बार भी रक्षा मंत्रालय मिला है। अमित सिंह गृह मंत्रालय, पिछले बार भी गृह मंत्रालय थे इनके अंतर्गत। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पिछले बार भी ये नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी थे, मोदी 2.0 में भी थे, ठीक है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री कौन था? मनसुख मंडाविया थे, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। कौन सा मंत्रालय है इनके अंतर्गत? तो कृषि मंत्रालय। किसके अंतर्गत? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय इनके अंतर्गत है। पिछले बार भी इनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया था, इस बार भी। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। पिछले बार भी ये विदेश मंत्री थे और इस बार भी ये विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामले
और बिजली का कार्य सौंपा गया किसको, मनोहर लाल खट्टर को। ठीक है। एच.डी. कुमार स्वामी को भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। ठीक है। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कौन सा मंत्री इनको सौंपा गया, कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को तो शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय सौंपा गया इनको, धर्मेंद्र प्रधान को तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ललन सिंह बिहार के ही हैं, ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है। ललन सिंह कहाँ के हैं, बिहार के ही हैं। कौन सा मंत्रालय के इनके अंतर्गत आता है, तो पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। वीरेंद्र कुमार के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, सामाजिक न्याय। राम मनोहर नायडू के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, तो विमानन मंत्रालय। कौन सा, विमानन मंत्रालय। और ये सबसे कम एज के मंत्री बने हैं 2024 वाले इलेक्शन में। ठीक है। कौन, राम मनोहर नायडू। प्रहलाद जोशी के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है, तो उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जुएल ओराम जनजातीय मामले के मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जनजातीय मामले के मंत्री पिछले बार कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे पिछले बार, अर्जुन मुंडा थे। इस बार वो इलेक्शन ही हार गए हैं। गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री। कौन सा, कपड़ा मंत्री। ठीक है। अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। किसको, अश्वनी वैष्णव को। ठीक है। ज्योतिराज सिंधिया को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार का मंत्रालय सौंपा गया। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। पिछली बार भी ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। कौन, भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री सौंपा गया है। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर से पिछली बार स्मृति ईरानी थी मोदी 2.0 में, लेकिन इस बार वो हार गई हैं, इसलिए इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आ गया है, अन्नपूर्णा देवी के अंतर्गत। ठीक है। तो ये भी पूछने की चांसेस है। किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इन्हें बनाया गया। किसे, किरण रिजिजू को। आइए देखते हैं और किसे किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। पिछले बार किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय था इनके अंतर्गत, तो स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके अंतर्गत, लेकिन इस बार श्रम रोजगार मंत्री एवं युवा मामले खेल मंत्री। ठीक है। जी किशन रेड्डी कोयला खान मंत्री। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। सी.आर. पाटिल जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा, जल शक्ति मंत्री कौन है, सी.आर. पाटिल हैं। ठीक है। राज्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार, तो राव इंद्रजीत सिंह। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान। ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल को, तो अर्जुन राम मेघवाल को कानून न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है। जादव प्रताप राव को आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। ये लोग स्वतंत्र प्रभार हैं और मंत्री, कैबिनेट मंत्री उधर जो थे मैं सारा आप लोग को बता चुकी हूँ। तो आइए अब देखती हूँ नोबेल अवार्ड किसे मिला है 2024 का, क्योंकि जब तक 2025 का नोबेल अवार्ड नहीं मिल जाता तब तक तो 2024 वाला ही पूछेगा, और 2025 वाला अवार्ड तो लास्ट टाइम मिलेगा नवंबर दिसंबर टाइम में, तो इसलिए ये वाला ही इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी, 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन कितने सेक्टर में, 5 सेक्टर में दिया जाता था। कौन कौन से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चिकित्सा, और किस क्षेत्र में दिया जा रहा था, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा हो गया, फिर साहित्य के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में दिया जाता था, शांति के क्षेत्र में। लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में देना 1968 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 1968 से, 1968 से प्रारंभ हुआ इकोनॉमी के क्षेत्र में। इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल देना प्रारंभ हुआ था 1968 में, लेकिन दिया कब गया था फर्स्ट बार, तो 1969 में दिया गया था। ठीक है। और 1901 से 5 सेक्टर में दिया जा रहा था। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है। जितने सारे नोबेल अवार्ड है, यानी कि 5 क्षेत्र में नोबेल अवार्ड स्कॉटहोम से दिया जाता है। ठीक है। लेकिन एक शांति का क्षेत्र वाला नोबेल अवार्ड वो कहाँ से दिया जाता है, तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से, ओस्लो से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शांति का नोबेल अवार्ड कहाँ से दिया जाता है, तो शांति का नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी सारा नोबेल अवार्ड कहाँ से दिया जाता है, तो स्कॉटहोम से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, स्कॉटहोम से दिया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा अवार्ड किसे मिला है। तो
चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार अवार्ड किसे मिला, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला है। किसे मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूकुन को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसविस और जॉन जम्पर को मिला है। किसे मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसविस और जॉन जम्पर को मिला है। तो आप बेकर, हसविस, जम्पर से याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा नाम ना भी याद रखिएगा तो लास्ट वाला याद रखिएगा, आराम से टिक मार दीजिएगा, बस टिक ही तो करना है, क्या करना है, नाम थोड़ी लिखना है। तो बेकर, हसविस और जम्पर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, और एम्ब्रोस और गैरी को किस क्षेत्र में मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है, तो जेफरी ई हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को मिला है। किसे मिला है, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो एस मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है और जेम्स रोबिन्सन को मिला है। किसे मिला है, एस मोगलू, जॉनसन और रोबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, तो हांग कान को मिला है। किसे मिला, हांग कान को। ये कहाँ का है, हांग कान कहाँ की है, तो ये दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की हांग कान है, ठीक है। शांति के क्षेत्र में किसे मिला है, तो जापान संगठन निहोनो हिंदवाको को मिला है। किसे मिला है, जापानी संगठन निहोन हिंदवाकियो को मिला है, ठीक है। ये एक संगठन है, कोई आदमी नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, भारत रत्न किसे मिला है 2024 में। वर्ष 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसे, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। MS स्वामी को क्या कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और पूरे वर्ल्ड लेवल से अगर पूछा जाए कि भारत नहीं, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत मेंशन नहीं हो और सीधा पूछा जाएगा आपसे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और किसे सम्मानित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को, और चौधरी चरण सिंह को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, कर्पूरी ठाकुर, और किसे सम्मानित किया गया है, बस इतने जन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र जीवित व्यक्ति कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी सबको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था, तो सर्वप्रथम भारत रत्न से मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। किसे, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1954 से। कब से, 1954 से। और फर्स्ट बार में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 3 लोगों को। किसे किसे, तो S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आइए देखते, इस वर्ष सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। यह एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या में प्रदान किए जाने वाले भारत रत्न है। यानी कि आज तक 3 ही लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इससे पहले वर्ष 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 1999 में, लेकिन 4 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो 5 लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत रत्न किसी भारतीय या विदेशी को कला, साहित्य, विज्ञान को आगे बढ़ाने में असाधारण सेवा, उच्चतम स्तर की सार्वजनिक सेवा की मान्यता के लिए दिया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक को, क्योंकि ये भी प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, तो जब तक फिर से नहीं हो जाएगा तब तक तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद कब होगा, इसके बाद तो 2028 में होगा, तब तक तो 2024 वाला ही पूछेगा। तो आइए इसे देखते हैं। आयोजन तिथि कब हुआ था पेरिस ओलंपिक, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच हुआ था, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। पेरिस ने वर्ष 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो पेरिस ने कितनी बार
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका तीसरी बार। कब से कब तक किया था? एक बार तो 1900 में किया था, फिर 1924 में, फिर 2024 में। ठीक है, संस्करण कैवा था इस बार? तो इस बार 33वां संस्करण था। कैवा संस्करण था? 33वां। ठीक है, खेल और अन्य सभाएँ स्पर्धाएँ 32 एवं 229, यानी कि खेल 32 था और स्पर्धाएँ कितनी थी? 229। कुल एथलीट किसने भाग लिया था? 10,714। ठीक है, कितने नए खेल जोड़े गए थे? 4 नए खेल जोड़े गए थे। कौन कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुल कितने नए खेल जोड़े गए थे 2024 वाले ओलंपिक में? तो 4 नए खेल जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो जोड़े गए थे ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कौन सा? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को जोड़ा गया था। ठीक है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को जोड़ा गया था 2024 में। ठीक है, शुभंकर क्या था? शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। शुभंकर क्या था? शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था 2024 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक वाला क्वेश्चन भी पूछता है। ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल, लेकिन उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। ठीक है, भारत के सेफडी मिशन कौन थे? तो सेफडी मिशन मतलब जो नेतृत्व करता है, ठीक है, यानी कि प्रमुख। तो सेफडी मिशन कौन थे? गगन नारंग थे। कौन थे? गगन नारंग थे। ठीक है, डिप्टी सेफडी मिशन कौन थे? शिव केशवन थे। कौन थे? शिव केशवन। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और हॉकी टीम PR श्रीजेश थे। कौन थे? PR श्रीजेश और मनु भाकर थे। लेकिन कब के थे? ये समापन समारोह के थे। और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल। PR श्रीजेश को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किसे? PR श्रीजेश को। ठीक है, 2024 में, 2025 में तो अभी मिला ही नहीं है, तो 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक क्या था? अडानी समूह। क्या था? अडानी समूह थे मुख्य प्रायोजक। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? साई अशोक। कौन थे? साई अशोक। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे ये। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय एथलीट दल। भारत के 117 एथलीट पेरिस में उतरे, जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धा में हिस्सा लिए। जीते कितने? आइए इसे भी देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका, प्रथम रैंक पे कौन था? अमेरिका था। कितना पदक जीता इसने? कुल 126 पदक जीता, लेकिन 40 गोल्ड भी जीता। ठीक है, सेकेंड स्थान पर कौन था? चीन था। कितने पदक जीते ये? 91, लेकिन 40 गोल्ड जीता था। ठीक है, तो सेकेंड स्थान पे कौन था? चीन था। फर्स्ट स्थान पे अमेरिका था। भारत कैवा स्थान पे था? भारत 91वां स्थान पे था, 71वां स्थान पे था। कैवा स्थान पे था? 71वां स्थान पे था। और भारत ने कितने मेडल जीता है? तो 6 मेडल जीता है। कितने मेडल जीता है? 6 मेडल, मात्र 6 मेडल जीता है भारत ने, और 71वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पे अमेरिका, द्वितीय स्थान पे चीन है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत की तरफ से कौन कौन मेडल जीता है। तो मनु भाकर कांस्य पदक, 2 कांस्य पदक कौन जीती है? मनु भाकर। ठीक है, निशानेबाजी में किस में जीता है? निशानेबाजी में। कहाँ के थे? हरियाणा के। सरबजोत सिंह कौन सा अवार्ड जीता है? तो कांस्य। किस क्षेत्र में? तो निशानेबाजी के क्षेत्र में। ये भी हरियाणा से थे। ठीक है, स्वप्निल कुसाले, ये कौन से मेडल जीते हैं? कांस्य मेडल जीते हैं। कहाँ के थे? किस क्षेत्र में जीते हैं? तो निशानेबाजी में जीते हैं। और कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। स्वप्निल कुसाले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। कांस्य पदक जीते हैं निशानेबाजी में। ठीक है, नीरज चोपड़ा कौन सा अवार्ड जीते हैं? ये सिल्वर मेडल जीते हैं, भाला फेंक स्पर्धा में जीते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये भी हरियाणा के हैं। अमन सरावत कौन सा मेडल जीते हैं? कांस्य मेडल जीते हैं। किस क्षेत्र में? कुश्ती के क्षेत्र में जीते हैं। ये कहाँ के थे? ये भी हरियाणा के थे। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल जीता है। और किस क्षेत्र में? तो हॉकी क्षेत्र में। कौन सी भारतीय हॉकी टीम तो हॉकी के क्षेत्र में ही जीतेगा ना। कौन सा मेडल? कांस्य मेडल। तो कितने हो गए कांस्य मेडल? कांस्य मेडल हो गया आपका कुल 1 2 3 4 6 कांस्य मेडल हो गया। कितने हो गया? 6 कांस्य मेडल हो गया। लेकिन मनु भाकर 2 जीते हैं, तो इसलिए इसका नहीं। और 1 रजत मेडल। तो कुल कितने मेडल जीता गया? 6 मेडल जीता गया। कितने? 6 मेडल। ठीक है, आइए देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों एक ही जगह पर होता है, एक ही स्थान पर। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक कैवा क्रम का था? ये 17वां क्रम का था। और पेरिस ओलंपिक कैवा क्रम का था? तो वो 33वां क्रम का था। कैवा क्रम का? 33वां क्रम का था, जबकि ये 17वां क्रम का है। ठीक है, आयोजन तिथि 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ था। आयोजन पेरिस फ्रांस में, वो भी फ्रांस में ही हुआ था।
उद्घाटनकर्ता कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। मुख्य खेल क्या था? अन्य इवेंट 22, मुख्य खेल 22 था, अन्य इवेंट 549 था। ठीक है, कुल प्रतिभागी कितना भाग लिए थे? तो 4400 से अधिक भाग लिए थे। ठीक है, भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? 84 थी। कितनी थी? 84 थी। ठीक है, और ये क्या है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा भेजा गया दल था जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया है। ठीक है, भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया है। किसमें? 3 नए खेल में हिस्सा लिया। कौन कौन सा? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोलिंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में कौन से तीन नए खेल को शामिल किया गया है? 3 नए खेल, तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? गेम विद ओपन। क्या था? गेम्स विद ओपन था। शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज शुभंकर था। क्या शुभंकर था? ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। ठीक है, फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफ़ेद व लाल रंग में दर्शाया गया है। पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य क्या है? तो पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य क्या? अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ में मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य क्या है? अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक प्रतीक क्या था? तो पैरा ओलंपिक का प्रतीक क्या था? एगिटोस। ये क्या है? लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। पैरा ओलंपिक मशाल मैथ्यू लेहनूर द्वारा डिजाइन की गई थी। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक मशाल समानता, जल, शांति का प्रतिनिधित्व करती है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री। भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? तो सत्यप्रकाश सांगवान थे। कौन थे? सत्यप्रकाश सांगवान सेफ्टी मिशन थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते हैं। कितने पदक? 29 पदक। जबकि उसमें कितने पदक जीते गए थे पेरिस ओलंपिक में? तो मात्र 6 पदक जीते गए थे। और इसमें कितने? 29 पदक। 29 पदक में 7 स्वर्ण पदक था, 9 रजत पदक था और 13 कांस्य पदक था। कितने? 7 गोल्डन थे, गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, जबकि उसमें एकमात्र सिल्वर मेडल जीता गया था, गोल्ड मेडल एक भी पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता गया था। लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीता गया। ठीक है, भारत पदक तालिका में कितवें स्थान पे था? 18वें स्थान पे। जबकि पेरिस ओलंपिक में तो 71वें स्थान पे थे। कितवें स्थान पे? 71वें स्थान पे। ठीक है, टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीता था। ठीक है, और उसमें 5 स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इसमें 7 स्वर्ण पदक जीता है। तो इस बार प्रदर्शन अच्छा रहा पैरा ओलंपिक वालों का। इसमें प्रथम रैंक पे कौन है? तो चीन है। उसमें प्रथम रैंक पे कौन था? तो उसमें अमेरिका था। इसमें सेकंड पे ब्रिटेन है और उसमें सेकंड पर चीन था। ठीक है, भारत का स्थान 18वां है। कितना है? 18वां है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद। इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा। चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसे पढ़ाकर मैं टाइम क्या ही बर्बाद करूँ। ये तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लात्विया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए गैर अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में चुना गया था। सुरक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में 2 साल के लिए अस्थायी तौर पे किसे किसे चुना गया है? तो लात्विया को चुना गया है, बहरीन को चुना गया है, कोलंबिया को चुना गया है, लाइबेरिया को चुना गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को चुना गया है। ठीक है, तो इसमें से 3 नाम दे के एक नाम किसी और का दे देगा और पूछेगा आपसे संयुक्त राष्ट्र में निम्नलिखित में से किसे नहीं चुना गया, फिर किसे चुना गया है। तो इसलिए आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, किसे चुना गया है? लात्विया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को। ठीक है, और कब से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा इनका कार्यकाल। ठीक है, और 31 दिसंबर 2027
तक चलेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2027 को समाप्त हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा इनका कार्यकाल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुना गया। कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुना गया इन लोगों को? 2 साल के लिए। ठीक है, एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में पहली बार किसे चुना गया है? तो लातविया को चुना गया। किसे चुना गया? लातविया को चुना गया। ये कहाँ का देश है? यूरोपीय देश है। ठीक है, नवनिर्वाचित सदस्य स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, गुयाना, अल्जीरिया, सिएरा लियोन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसकी जगह पे उन देशों को चुना गया है। नवनिर्वाचित देश कौन कौन सा है? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, सोमालिया के साथ शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल 2 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। ठीक है, इनका कार्यकाल, यानी कि ये सब जो देश है इसका कार्यकाल शुरू हो गया। किसका? पाकिस्तान, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, रोमानिया का कार्यकाल 2 जनवरी 2025 से ही शुरू हो गया है, और लोगों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। ठीक है, आप लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का ही वो नाम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत ने वर्ष 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने बार चुना गया है? तो 8 बार चुना गया है भारत को। कितनी बार? 8 बार चुना जा चुका है भारत, और 2 वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहा था। वर्तमान यूएनएससी में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 निर्वाचित सदस्य, यानी कि इनका कार्यकाल अस्थायी होता है, 2 साल का ही इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है, सदस्य अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश कौन कौन सा है? 15 सदस्य होते हैं ना कुछ, तो 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? और 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उन्हें वीटो का पावर होता है। किसका पावर होता है? वीटो का। जैसे कि मान लीजिए किसी मुद्दा को लेके मतदान हो रहा है, तो 4 देश उसमें सहमति जता दिए, अगर एक देश सहमति नहीं जताए तो उस मुद्दा को पास नहीं किया जाएगा, यानी कि उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। वीटो पावर इतना भयानक, इतना स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि, तो किन देशों के पास है वीटो पावर? आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है और फ्रांस के पास है। यानी कि अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, रूस के पास है, चीन और फ्रांस के पास है। ठीक है, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य जिनमें से सभी के पास वीटो शक्ति होती है। जस्ट मैं बताई, सामूहिक रूप से इस समूह को P5 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P5 कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा हुई थी। कब हुई? किससे हुई थी? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अब ये नाम मात्र का बच गया है। 4 जून 2025 को भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के लिए चुना गया है। किसे? भारत को। 4 जून 2025 को चुना गया। ठीक है, भारत 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले 18वें देशों में से एक है। कौन है? 18वें देशों में से एक है भारत। भारत ने चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में से 181 वोट हासिल किए हैं। देखिए कितना प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है भारत को। इस पद के लिए लोगों ने समर्थन किया है भारत का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने कुल देश हैं? 193 देश हैं। ठीक है, चुने गए देशों की सूची। एशिया प्रशांत राज्य 4 सीटें, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, भारत और चीन है। इसके अलावे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की प्रमुख दिल्मा रूसेफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपने फिर से चुने जाने की पुष्टि। रूसेफ अगले 5 वर्षों तक पद पर बनी रहेगी। ये कहाँ का आ गया भाई? बनी रहेगी। ठीक है, जनरेशन बीटा ये कहीं का तो आ गया। ये देखते हैं किधर से आ गया है। इधर का लग रहा है छूट गया है, इसीलिए अधूरा अधूरा लग रहा है। हाँ, और कौन कौन चुना गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जनरेशन बीटा, मेगा, मीका और क्या नाम है? मागा और मीगा की नई अवधारणा। आइए देखते हैं इसे।
अफ्रीकी राज्य मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, बुरुंडी, चाड, यूरोपीय, क्रोएशिया, यूक्रेन, रूस, लैटिन, ये सब सारे देश चुने गए हैं भारत के साथ इकोसॉक के लिए। ठीक है, आइए अब इसे देखते हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। 6 जनवरी 2025 को ब्राज़ील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राज़ील 2025 में संगठन का अध्यक्ष रहा है। ठीक है, ब्रिक्स का 2025 में अध्यक्षता किसने की है? तो ब्राज़ील ने की है। किसने की है? ब्राज़ील ने की है। इंडोनेशिया के ब्लॉक में शामिल होने की बोली को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी, लेकिन शामिल 2025 में किया गया। ठीक है, मंजूरी 2023 में ही दे दिया गया था। कहाँ? तो जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। किसके साथ, किसके द्वारा किया गया था? तो ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ब्रिक्स का गठन 2006 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका को कब जोड़ा गया था? 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, वर्ष 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को गठबंधन में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2024 में। किसे शामिल किया गया था? ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE को शामिल किया गया था। ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश। ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष ब्राज़ील के अनुसार नाइजीरिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के 9वें भागीदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि ब्रिक्स में वियतनाम अब 10वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। ठीक है, कौन? वियतनाम। कैमा? 10वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। वियतनाम, नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर 10वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया। आज वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, आइए इसको ख़त्म करके फिर आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में यानी कि NDB में शामिल होने वाला ये 9वां देश बन गया है। ठीक है, जब इंडोनेशिया नए विकास बैंक में शामिल होगा तो वो नए विकास बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बन जाएगा। 25 मार्च 2025 को नए विकास बैंक में शामिल होने के निर्णय की घोषणा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने नए विकास बैंक की अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ के साथ अपनी बैठक के दौरान की थी। ठीक है, और प्रोबो सुबियांतो जो हैं वो 2025 वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। आइए इसे देखते हैं। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख दिल्मा रूसेफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपने फिर से चुने जाने की पुष्टि की। रूसेफ अगले 5 वर्षों तक पद पर बनी रहेंगी। ठीक है, तो आगे जो भी क्वेश्चन बच रहा है वो सब सारे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।